हेलो डियर स्टूडेंट्स, माही सर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस का सेकंड फेज और सेकंड स्टेप, दैट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस बढ़ने से पहले आपको इसका फर्स्ट फेज जो असेसमेंट है वो देखना होगा, और उसके लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसका लिंक मिलेगा, नर्सिंग प्रोसेस पार्ट फर्स्ट असेसमेंट का। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि क्लाइंट है या पेशेंट है, इंडिविजुअल पर्सन की एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअल का मतलब होता है एट प्रेजेंट, इसका मतलब होता है इन फ्यूचर। क्लियर? तो ये है कि एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी और फैमिली के फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू नंदा। किसके द्वारा? नंदा के द्वारा। नंदा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन है। नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेटेड बाय नंदा। क्लियर? तो फुल फॉर्म भी आ सकती है, नंदा की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर? तो अब बात करते हैं कि एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। क्लियर? इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके प्रोसेस पे जाते हैं। तो प्रोसेस के अंदर जो इसका फर्स्ट आता है वो होता है एनालाइज द डाटा। क्या आता है? एनालाइज द डाटा प्रोसेस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट एनालाइज द डाटा, second है identify the health problem, identify health problem, strength of patient। थर्ड आता है आपका फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये होता है प्रोसेस। तो एनालाइज का मतलब होता है जो भी हमने असेसमेंट फेज के अंदर डाटा को फॉर्मुलेट किया था, डाटा बनाए थे, उनको एनालाइज करना और उसको स्टैंडर्ड के साथ में चेक करना। स्टैंडर्ड के साथ उसको क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो भी हमें एनालाइज डाटा किया है उससे हम हेल्थ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। उस पेशेंट की स्ट्रेंथनेस क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके स्ट्रेंथनेस आइडेंटिफाई हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक, ये था प्रोसेस। अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, कि नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप्स। तो मेनली नर्सिंग डायग्नोसिस को अगर डिवाइड करते हैं तो काफी है, अपन यहां पे कुछ डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट आता है आपका एक्यूट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो एक्यूट से आप नाम से मालूम पड़ रहा है, एक्यूट का मतलब क्या होता है कि एट प्रेजेंट। एक्यूट और एक्चुअल, एक्यूट और एक्चुअल। ठीक है? इसका मतलब होता है कि एट प्रेजेंट जब हम उसको असेसमेंट करते हैं उस समय उसको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है। प्रेजेंस ऑफ एट प्रेजेंट हेल्थ प्रॉब्लम, presence of based on presence of sign and symptom, कि एट प्रेजेंट उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या शो कर रहे हैं। इसके अंदर एग्जांपल की बात करते हैं, इनइफेक्टिव एयरवे। ठीक है? फिर आता है एक्यूट पेन। क्लियर? तो ये क्या है आपके? एक था फट्टी एंजाइटी,
ये क्या है आपके एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या फिर एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है। अब अपन बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाला जो डायग्नोसिस होगा वो कौन सा होगा आपके रिस्क फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या होगा रिस्क फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकेंड वन है रिस्क फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। इसका मतलब होता है एट प्रेजेंट देयर इज नो हेल्थ प्रॉब्लम, प्रेजेंट नो हेल्थ प्रॉब्लम, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स उसके अंदर हैं जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ड्यू टू रिस्क। ठीक है, तो वो रिस्क हो सकती है कि उसके अंदर डेवलप हो जाए। अगर बेड रिडन पेशेंट्स है कंटिन्यूअस तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आएगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है रिस्क फॉर डेवलपिंग स्किन इंटीग्रिटी। तो ये क्या है, रिस्क हो सकते हैं अगर उसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर में बी ए चांस ऑफ डेवलपिंग द रिस्क। नेक्स्ट आता है आपके सिंड्रोम। क्या आता है, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। तो सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम आप जानते ही हैं, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इट इज क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब एक साथ में इसके अंदर क्या हो जाता है, दूसरे नर्सिंग डायग्नोसिस इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाता है इन मोबिलिटी। क्या जाता है, इंपेयर्ड मोबिलिटी, इसकी मोबिलिटी इंपेयर्ड हो जाती है, बेड रिडन पेशेंट्स होता है तो उस कंडीशन में। तो ये थे अपने। फोर्थ आता आपका वेलनेस, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। वेलनेस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कॉपिंग स्ट्रेटजीज कैसी है वो हमें डेवलप करनी है, क्योंकि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो डिस्टर्ब हो जाता है वेलनेस के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर आता है आपका वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस की पेशेंट कितना हेल्दी है और उस रेस्पॉन्स को करने के लिए वो कितना एबल होता है वेलनेस के अकॉर्डिंग। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा फैमिली कॉपिंग। क्या जाएगा, फैमिली कॉपिंग, इंडिविजुअल कॉपिंग स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअल कॉपिंग। क्लियर। तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि नर्सिंग जो डायग्नोसिस है, मेडिकल डायग्नोसिस है, ये क्या होते हैं, आप दोनों में डिफरेंस होता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर अपन मेनली क्या करते हैं, हेल्थ इलनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस एंड मेडिकल डायग्नोसिस। क्लियर। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम, ये होता है डिजीज प्रोसेस मेड बाय द फिजिशियन और दिस इज मेड बाय द नर्सिंग पर्सनल। क्लियर। ये होता है फिजिकल असेसमेंट के ऊपर, ये होता है डायग्नोस्टिक टूल, डायग्नोस्टिक टूल की बेसिस के ऊपर। ठीक है। अब अपन देखते हैं कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं और मेडिकल डायग्नोसिस के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल आता है आपका इनइफेक्टिव ब्रीदिंग, ये आ जाएगा अस्थमा। ठीक है। फिर आता है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस।
ये आ जाएगा आपका CVA, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, यानी कि स्ट्रोक। ठीक है, फिर पेन, एक्यूट पेन। एक्यूट पेन किसमें आता है आपका? एपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो ये अपने देखा थे नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, किस तरीके से हम नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो नर्सिंग जो डायग्नोसिस है ये 2 स्टेटमेंट के ऊपर बेस होता है। कितने पे? 2 स्टेटमेंट। 2 टाइप के होते हैं। कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, तो ये 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है 2 पॉइंट और 2 पार्ट स्टेटमेंट। एक होता है 3 पार्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो 2 पार्ट स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी हम अगर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो हम 2 पार्ट को यूज करते हैं, और इसके अंदर जो पार्ट यूज होते हैं, एक होता है P, एक होता है E। P का मतलब होता है प्रॉब्लम और E का मतलब होता है इटियोलॉजी। ठीक है, तो 2 पार्ट स्टेटमेंट हो गया। तो P मतलब प्रॉब्लम, E मतलब इटियोलॉजी, और इन दोनों वर्ड्स को अपन क्या करते हैं? जोड़ते हैं। किसके द्वारा? रिलेटेड के द्वारा। रिलेटेड, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो किसी न किसी से रिलेटेड होती है, उसके लिए कोई ना कोई कारण होता है, वो होता है इटियोलॉजी। अब प्रॉब्लम को हम कोरिलेट करेंगे इटियोलॉजी के साथ में। क्लियर? इसका एग्जांपल आता है कि डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। एग्जांपल क्या है? डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू, हम शॉर्ट में लिखते हैं RT। रिलेटेड टू क्या होगा? और उसके कोई भी बॉडी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा? एम्प्यूट हो जाएगा। मतलब कि कोई भी बॉडी पार्ट उसका क्या हो जाएगा? एम्प्यूट हो जाएगा। मीन्स लॉस ऑफ लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पार्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट पार्ट तो ये है आपका बॉडी डिजीज, दैट इज P, और सेकंड है आपका लॉस ऑफ लेफ्ट, दैट इज इटियोलॉजी, E। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज 2 पार्ट स्टेटमेंट, प्रॉब्लम एंड इटियोलॉजी। ठीक है, तो प्रॉब्लम मतलब कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उससे इटियोलॉजी क्या, किसकी वजह से हो रहा है, वो हो गया। तो एग्जांपल है डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू लॉस ऑफ लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज, P और E। अब बात करते हैं अपन सेकंड, वो है आपका 3 पार्ट स्टेटमेंट। तो 3 पार्ट के अंदर क्या होता है? एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, एक पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, और जो होता है ये 3 पार्ट हो गया। इसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है, कंपोनेंट्स होते हैं P, E, S। थर्ड क्या हो गया आपका? S। ठीक है, तो P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, कि उसको प्रॉब्लम क्या है। E स्टैंड फॉर इटियोलॉजी, S स्टैंड फॉर साइन एंड सिम्टम। तो ये 3 पार्ट के जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा वो 3 पार्ट में बनेगा। एक में आएगा प्रॉब्लम रिलेटेड टू इटियोलॉजी, और साइन एंड सिम्टम्स एज एविडेंस्ड बाय, कि उसको जो प्रॉब्लम हुई है किसके कारण हुई है, और उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या शो कर रहे हैं। तो दैट इज, वो क्या होता है आपका कंप्लीट नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। ठीक है, तो अब इसको अपन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि PES क्या होता है। तो PES के लिए अपन डिस्कस करते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो जाएगा कि ब्रीदिंग इम्पेयरमेंट या डिस्टर्ब्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, रिलेटेड टू फटीग
related to fatigue, FATIGUE, AEB हो जाएगा as evidenced by weakness और reduced body weight। ठीक है, तो ये था अपना एक एग्जांपल। डिस्टर्ब्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये आपकी प्रॉब्लम होगी। रिलेटेड टू फटीग इचियोलॉजी है, और एईबी होता है एज एविडेंस्ड बाय ये वीकनेस और बॉडी वेट डिक्रीज हो गया है। मतलब कि कैसे पता करेंगे, इस ये साइन एंड सिम्टम्स की वजह से हम पता कर सकते हैं कि उसके लिए क्या प्रॉब्लम हुई है। तो क्या है, एक्यूट पेन, एग्जांपल और है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन और सर्जिकल स्कार। ठीक है, सर्जिकल स्कार एज एविडेंस बाय एईबी, एज एविडेंस बाय पेन स्केल 8 आउट ऑफ 10। रेटिंग स्केल क्या है, 8 रेटिंग स्केल है आउट ऑफ 10। दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ 3 पार्ट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एईबी क्या होता है, एज एविडेंस्ड बाय, क्योंकि कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए होता है कि ये एक्यूट पेन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसका एक्यूट पेन आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स की बात की थी अपने। साइंस क्या होते हैं, जो सब्जेक्टिव बताता है, और सिम्टम्स क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बताता है। तो क्या हो जाएगा आपका, रेटिंग स्केल्स क्या दे रही है आपको, इंडिकेशंस दे रही है कि आपके एक्यूट पेन है, सीवियर पेन है। तो ठीक है, तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट से भी अपन क्या कर सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी आता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हो जाएगा क्या आपका PES, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। ऐसे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। और जब 2 स्टेटमेंट होता है तो वहां पर रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है, और 3 स्टेटमेंट के अंदर रिलेटेड विद एईबी। सो एईबी नथिंग बट दैट इज एविडेंस्ड एज एविडेंस्ड बाय, मतलब अपने पास कुछ एविडेंस है, उस बेस के ऊपर कहते हैं कि इसको डिस्टर्ब न्यूट्रिशन स्टेटस है, या फिर एक्यूट पेन है, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर आती है। तो आज अपने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस किस बेस के ऊपर होता है, असेसमेंट। अपना असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट के अंदर डाटाज अवेलेबल होते हैं, उन डाटाज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिसॉल्व करेंगे, उसके क्या स्ट्रेटेजीज होगी, वो अपने नेक्स्ट में आएगा, वो होगा प्लानिंग। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सजेशन हो तो भी आप इसमें सजेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।